सोचिए, जिंदगी अगर आपके सामने सवाल रखे, तुम यहां क्यों हो, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं पैसा, कुछ कहते हैं नाम, और कुछ सिर्फ जीने की आदत से जीते जाते हैं। लेकिन असली मायने, असली मीनिंग वही है जो हमें अंधेरे वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी बुक इनसाइट, जहां हम किताबों से निकाले गए अनुभव और गहरी सीख को आसान और दिल छू लेने वाले अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये कहानी है संघर्ष की, दर्द की और उस खोज की जो हर इंसान अपने जीवन में करता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे सबसे कठिन हालात में भी इंसान अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढ सकता है। चैप्टर 1, कैदी का पहला दिन। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब आपकी जिंदगी अचानक उलझ जाती है। आपके पास जो कुछ है, आपकी पहचान, आपकी उम्मीदें, सब कुछ छिन जाए। यही हुआ था उन लोगों के साथ जिन्हें नाजी कैंप में ले जाया गया, और विक्टर फ्रैंकल भी उन्हीं में से एक थे। चैप्टर 1 हमें उस पहली यात्रा में ले जाता है जब कैदियों को ट्रेन में भरकर ले जाया जा रहा था। लोगों की आंखों में डर था, पर उस डर से भी बड़ा था अनजान भविष्य का साया। कोई नहीं जानता था कि सामने क्या आने वाला है। इस अनिश्चितता ने हर किसी का दिल भारी कर दिया था। जब वे कैंप पहुंचे तो सबसे पहले हुआ चयन, यानी एक लाइन इधर, एक लाइन उधर। एक तरफ वे लोग जिन्हें काम पर लगाया जाना था, दूसरी तरफ वे लोग जिनका सीधा अंत तय था। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का फैसला कुछ सेकंड में हो जाए, और वो भी किसी और के इशारे पर। यही था वो निर्दयी सच, जहां इंसान की कीमत उसके शरीर और ताकत से आंकी जा रही थी। फ्रैंकल ने महसूस किया कि इस पहले दिन ही बहुत से लोग टूट गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका परिवार उनसे अलग कर दिया गया है, या उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनका अंजाम क्या होगा, उनकी आत्मा वही बिखर गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस डर को अपने ऊपर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। यही बात विक्टर हमें सिखाना चाहते हैं। इंसान के पास हमेशा एक चुनाव रहता है। हालात भले ही कितने भी बुरे क्यों न हो, हमारे अंदर ये ताकत होती है कि हम उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। चैप्टर 1 में सबसे बड़ी सीख यही है कि जब इंसान हर चीज खो देता है, तब भी उसके पास रवैया चुनने की आजादी बचती है। फ्रैंकल कहते हैं, आपको मारने से पहले हालात आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर आप अंदर से टूट जाएं, तो जिंदगी जीने की वजह भी खो बैठते हैं। इस पहले अध्याय में हमें ये एहसास होता है कि मुश्किलें सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर चलता है। डर और उम्मीद के बीच, हार और हिम्मत के बीच। और जो लोग उम्मीद को थामे रहते हैं, वही जिंदगी के अगले पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। चैप्टर 2, कैदियों की मानसिक स्थिति। अगर पहला दिन डर और सदमे का था, तो आने वाले दिन एक और भी बड़ी परीक्षा लेकर आए। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि हर कैदी 3 मानसिक चरणों से गुजरता है। सबसे पहला चरण था सदमा, शॉक। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण इंसान हैं। आपके पास घर, परिवार, सपने, सब कुछ है, और अचानक आप खुद को ऐसे कैंप में पाते हैं जहां आपकी पहचान सिर्फ एक नंबर है। यही सदमा हर कैदी को तोड़ देता था। कई लोग पहले ही दिन भीतर से हार मान लेते थे। दूसरा चरण था उदासीनता, एपैथी। कुछ दिन बाद दर्द और डर इतना बढ़ जाता था कि कैदी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति सुन्न हो जाते थे। वे देखते थे कि उनके साथी भूख से मर रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, या गैस चेंबर में भेजे जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वे इस पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते थे। ये सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन यही मन की सेल्फ डिफेंस थी। इंसान अगर हर चीज को महसूस करता रहे, तो शायद एक दिन भी जिंदा न रह पाए। तीसरा चरण था कैंप की जिंदगी को सामान्य मान लेना।
सोचिए, जब रोज मौत सामने दिखे और हर दिन भूख, ठंड और यातना के साथ गुजरे, तो धीरे धीरे वही जिंदगी नई सामान्य बन जाती है। ये स्थिति इंसान को बदल देती है, उसका व्यक्तित्व, उसका सोचने का तरीका, सब कुछ। फ्रैंकल बताते हैं कि इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी अर्थ ढूंढना। अगर किसी को ये लगने लगे कि उसकी सफरिंग का कोई मतलब नहीं है, तो वो टूट जाता था। लेकिन अगर किसी ने ये मान लिया कि इस दर्द के पीछे कोई उद्देश्य है, कोई वजह है, तो वो थोड़ी और देर टिक पाता था। एक और गहरी बात जो इस अध्याय से निकल कर आती है, इंसान को सिर्फ भोजन या आराम से नहीं, बल्कि जीने की वजह से ताकत मिलती है। जब किसी कैदी को यह लगता था कि बाहर उसका कोई प्रियजन उसका इंतजार कर रहा है या उसे किसी अधूरे काम को पूरा करना है, तो वो सबसे कठिन हालात में भी जिंदा रहने की कोशिश करता था। इस अध्याय का सार यही है, बाहरी हालात चाहे जितने भी अमानवीय हों, असली लड़ाई हमारे दिमाग और दिल के भीतर होती है, और वही तय करता है कि हम हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 3, दर्द में भी अर्थ की तलाश। विक्टर फ्रैंकल इस अध्याय में बताते हैं कि असली सवाल ये नहीं था कि हम कितने दर्द से गुजर रहे हैं, बल्कि ये था कि क्या इस दर्द का कोई मतलब है। कैंप में हर दिन मौत का डर, भूख की पीड़ा और अमानवीय यातनाएं थी। लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि वही हालात दो इंसानों को बिल्कुल अलग ढंग से प्रभावित करते थे। कोई टूटकर हार मान लेता था, तो कोई उसी कष्ट में भी एक मकसद देखता था। फर्क सिर्फ नजरिए का था। फ्रैंकल कहते हैं, अगर आपके पास क्यों जीना है इसका जवाब है, तो आप कैसे जीना है ये सहन कर सकते हैं। ये वाक्य बहुत गहरा है। उदाहरण के तौर पर, कुछ कैदियों को यह भरोसा था कि उनका परिवार बाहर उनका इंतजार कर रहा है। यही सोच उन्हें जिंदा रखती थी। कुछ लोगों को लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई बड़ा मिशन है जो उन्हें इस नरक से निकलकर पूरा करना है, और यही उन्हें हिम्मत देता था। फ्रैंकल खुद भी इस सोच से बंधे रहे। उन्होंने कल्पना की कि एक दिन वे फिर से आजाद होंगे और मनोवैज्ञानिक के रूप में दुनिया को बताएंगे कि इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर से ताकत कैसे खोज सकता है। ये सपना उन्हें जिंदा रखता था। लेकिन इसके उलट जिन कैदियों ने अपना क्यों खो दिया, उनका जीवन जल्दी बुझ गया। फ्रैंकल बताते हैं कि जैसे ही किसी को यह महसूस हो जाता था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, वो धीरे धीरे हार मान लेता था। उसका शरीर कमजोर पड़ जाता और अंततः वो मौत के हवाले हो जाता। इस अध्याय का एक और गहरा पहलू यह है कि फ्रैंकल बताते हैं, दर्द कभी बेकार नहीं होता। अगर हम उसे सही मायने दे सके तो वो हमें बदल सकता है, हमें और गहराई से जीना सिखा सकता है। चैप्टर 3 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली आजादी इंसान के भीतर होती है। चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों न हो, हमारे पास हमेशा ये चुनाव रहता है कि हम अपने दर्द को किस अर्थ में देखते हैं, हार की तरह या एक सबक की तरह। चैप्टर 4, प्यार और उम्मीद की ताकत। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल हमें ये एहसास कराते हैं कि इंसान के पास चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन अगर उसके दिल में प्यार और उम्मीद बची रहे तो वो सबसे कठिन हालात का भी सामना कर सकता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में रहते हुए उन्हें कई बार अपनी पत्नी की याद आती थी। वे नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके चेहरे की कल्पना उन्हें दर्द सहने की हिम्मत देती थी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ किसी के पास मौजूद होने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी याद, उसकी छवि और उससे जुड़ी भावनाएं भी इंसान को जिंदा रख सकती है। उन्होंने लिखा है, प्यार ही इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब बाकी सब कुछ खो जाए तब भी प्यार हमें सहारा दे सकता है। ये बात कैंप की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह थी। लेकिन सिर्फ प्यार ही नहीं, उम्मीद भी उतनी ही जरूरी थी। फ्रैंकल ने देखा कि जिन कैदियों ने ये मान लिया था कि अब उनके लिए भविष्य में कुछ अच्छा नहीं बचा, वे जल्दी टूट गए। उनके भीतर जीने की आग बुझ गई। इसके उलट जिनके मन में ये उम्मीद थी कि बाहर निकलकर
वे अपने परिवार से मिलेंगे या कोई अधूरा काम पूरा करेंगे, वही लोग संघर्ष करते रहे। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान के पास बाहरी परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके पास हमेशा ये स्वतंत्रता होती है कि वो उन हालात को कैसे देखता है, और यही सोच उसे जीवित रखती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। फ्रैंकल लिखते हैं कि शरीर को कैद किया जा सकता है, इंसान से उसका घर, परिवार और सम्मान छीन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं छीन सकता। यही आत्मा उसे ताकत देती है कि वो दर्द को सह सके और उससे कुछ सीख सके। चैप्टर 4 हमें ये गहरा संदेश देता है कि प्यार और उम्मीद केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की ऊर्जा है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है और उसे किसी के लिए या किसी चीज के लिए जीना है, तो सबसे अमानवीय परिस्थितियां भी उसे तोड़ नहीं पाती। चैप्टर 5 दुख को अर्थ देना। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल एक बहुत गहरी और दर्दनाक सच्चाई सामने रखते हैं। दुख इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उसे कोई अर्थ दे दें, तो वही दुख हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बना सकता है। कैंप में कैदियों के पास विकल्प बहुत कम थे। वे ये तय नहीं कर सकते थे कि उन्हें कब खाना मिलेगा, कब सोना है, या उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। लेकिन एक चीज उनके हाथ में थी, वे उस दुख को किस नजर से देखते हैं। फ्रैंकल बताते हैं कि जब किसी इंसान को यह लगने लगता था कि उसका दर्द बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो भीतर से टूट जाता था। उसका शरीर जवाब देने लगता था और वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इसके उलट जब कोई ये सोचता था कि मेरा दर्द किसी बड़ी वजह के लिए है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है, या ये मेरे जीवन के मकसद से जुड़ा है, तो वही सोच उसे जीने की शक्ति देती थी। फ्रैंकल खुद इस बात को जीते थे। उन्होंने कैंप में अपने अनुभवों को एक मनोवैज्ञानिक शोध की तरह देखा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख से सीखेंगे और एक दिन इसे किताब के रूप में दुनिया के सामने रखेंगे। यही उद्देश्य उनके लिए ताकत बन गया। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि फ्रैंकल कहते हैं, दुख तब तक दुख रहता है जब तक हम उसे कोई अर्थ नहीं दे देते। जैसे ही उसे उद्देश्य मिल जाता है, वो सहने योग्य हो जाता है। सोचिए, यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। जब हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो अगर हम उसे सिर्फ दुर्भाग्य मानकर देखते हैं, तो वो हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हम उसे सीख, विकास या भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ दें, तो वही कठिनाई हमें और मजबूत इंसान बना देती है। चैप्टर 5 हमें यह भी याद दिलाता है कि दुख से भागना संभव नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। असली सवाल ये नहीं है कि दुख से बचा कैसे जाए, बल्कि ये है कि उसे सहते हुए हम उसमें क्या अर्थ खोज पाते हैं। चैप्टर 6 आंतरिक स्वतंत्रता की खोज। विक्टर फ्रैंकल इस अध्याय में हमें एक बेहद गहरी सीख देते हैं। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, उसका रवैया, उसका दृष्टिकोण। कैंप में हालात इतने अमानवीय थे कि इंसान के पास कोई चुनाव नहीं था। उन्हें तय नहीं था कि कब खाना मिलेगा, कितना काम करना होगा, या अगली सुबह वे जिंदा भी होंगे या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद एक स्वतंत्रता हमेशा बची रही। कैसे सोचना है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह हार मान ली थी। वे अपने दर्द को सिर्फ यातना मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उस पीड़ा को एक नए अर्थ में लिया, एक आध्यात्मिक चुनौती की तरह। यही सोच उन्हें बचाए रखती थी। इस अध्याय में फ्रैंकल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम जीवन से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें आसान रास्ते दे, बल्कि हमें खुद को इस काबिल बनाना होगा कि हम जीवन की हर चुनौती का जवाब दे सके। यानी असली सवाल ये नहीं है कि जिंदगी हमें क्या देती है, बल्कि ये है कि हम जिंदगी को क्या जवाब देते हैं। कैंप में रहते हुए फ्रैंकल ने यह महसूस किया
कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठोर हों, इंसान की असली ताकत उसके भीतर है। अगर इंसान ये तय कर ले कि वो अपनी गरिमा, अपनी मानवता और अपने दृष्टिकोण को नहीं खोएगा, तो कोई शक्ति उसे पूरी तरह हरा नहीं सकती। उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग अपने दर्द को किसी बड़े मकसद से जोड़ लेते थे, जैसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद, अधूरा काम पूरा करने की चाह, या बस ये सोच कि उनकी पीड़ा भविष्य में दूसरों के लिए सबक बनेगी, वे ज्यादा देर तक टिक पाते थे। चैप्टर 6 हमें ये सिखाता है कि असली आजादी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हम ये तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों को कैसे देखना है। यही आंतरिक स्वतंत्रता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 7 भविष्य की ओर नजर। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब उसकी नजर भविष्य पर टिकी होती है। अगर कोई सिर्फ वर्तमान की पीड़ा में उलझा रहता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो भविष्य की किसी आशा या उद्देश्य को थामे रहता है तो वही उसे संभाल लेता है। फ्रैंकल ने कैंप में ये साफ देखा। जिन कैदियों ने ये सोच लिया था कि उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका शरीर और मन धीरे धीरे हार मान लेते थे। वे थककर गिर जाते, बीमार पड़ जाते और अंततः मौत का शिकार हो जाते। लेकिन जिनके पास कोई सपना था, परिवार से मिलने की आशा, किसी अधूरे काम को पूरा करने की चाह, या बस ये विश्वास कि एक दिन वे आजाद होंगे, वे सबसे कठिन हालात में भी टिके रहते थे। फ्रैंकल खुद को भी इस सोच से संभालते थे। उन्होंने ये कल्पना की कि वे एक दिन फिर से अपने क्लिनिक में खड़े होंगे और लोगों को बताएंगे कि इंसान कठिनतम हालात में भी अर्थ खोज सकता है। ये सपना उनके लिए जीने की वजह बन गया। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्रैंकल बताते हैं, भविष्य पर ध्यान देना सिर्फ आशा नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। अगर इंसान मान ले कि उसका भविष्य उसके इंतजार में है, तो वो अपने आज को ज्यादा गंभीरता से जीता है। ये सोच उसे गिरने नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फ्रैंकल लिखते हैं, हर इंसान से जीवन रोज सवाल पूछता है और हम अपने कर्मों से उसका जवाब देते हैं। यानी जिंदगी हमसे ये नहीं पूछती कि हमारे हालात कैसे हैं, बल्कि ये पूछती है कि हम इन हालातों में क्या करते हैं। चैप्टर 7 हमें ये सिखाता है कि सिर्फ वर्तमान की तकलीफ पर ध्यान देने से इंसान टूट जाता है, लेकिन जब वो अपने भविष्य को देखता है, अपने जीवन को किसी बड़े मकसद से जोड़ता है, तो वो दर्द को भी सह लेता है। चैप्टर 8 जीवन का अंतिम उद्देश्य। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल हमें इंसान की सबसे गहरी जरूरत से रूबरू कराते हैं, जीवन का उद्देश्य खोजना। उनके अनुसार इंसान सिर्फ सुख या शक्ति की तलाश में नहीं जीता। असली ऊर्जा उसे तब मिलती है जब वो अपने जीवन को किसी अर्थ से जोड़ता है। कैंप के अनुभवों ने फ्रैंकल को यह सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अमानवीय हो, अगर इंसान के पास जीने का कोई मकसद है तो वो टिक सकता है। यही मकसद उसे दर्द सहने की ताकत देता है। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों ने ये मान लिया कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, वे जल्दी टूट गए। लेकिन जिनके पास जीने का कोई कारण था, चाहे वो परिवार का प्यार हो, अधूरे सपनों की याद हो या कोई बड़ा मिशन, वे सबसे कठिन हालात में भी डटे रहे। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ कोई सार्वभौमिक जवाब नहीं है। हर इंसान का अर्थ अलग होता है और हर परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। यानी जो मकसद आपके लिए मायने रखता है, वही आपके जीवन की ताकत बन जाता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्रैंकल बताते हैं, उद्देश्य हमें जिम्मेदारी भी देता है। जब इंसान ये समझता है कि उसकी जिंदगी किसी बड़े मकसद से जुड़ी है, तो वो अपने हर काम को गंभीरता से करता है। यही जिम्मेदारी उसे आलस्य, निराशा और हार से दूर रखती है। फ्रैंकल ये भी समझाते हैं कि जीवन का अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते हैं, काम और उपलब्धियां, जब हम किसी सार्थक काम को पूरा करते हैं, प्यार और रिश्ते, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं,
और उसके लिए जीते हैं। दो में भी सीख। जब हम अपने दर्द को सहते हुए उसे उद्देश्य से जोड़ते हैं, यानी चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन हमेशा हमसे पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है? और जब तक हम इसका जवाब देते रहते हैं, हम जीने की वजह पाते रहते हैं। चैप्टर 8 हमें यह गहरी सीख देता है कि इंसान का असली संघर्ष सुख पाने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को अर्थ देने का है, और वही अर्थ उसे हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। चैप्टर 9 जीवन से सवाल और हमारा जवाब। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल एक बेहद गहरी बात कहते हैं। जीवन हमसे हर पल सवाल पूछता है और हमें अपने कर्मों से उसका जवाब देना होता है। यानी असली मायने ये नहीं है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है। कैंप में ये बात और भी साफ दिखाई देती थी। हर दिन नई चुनौती सामने होती थी, भूख, ठंड, यातना और मौत का डर। लेकिन फ्रैंकल समझते थे कि ये सब हालात दरअसल उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं, तुम इन सब का सामना कैसे करोगे? और यही उनके लिए परीक्षा थी। फ्रैंकल कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जीवन का अर्थ किसी बड़ी दार्शनिक किताब में मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि हर परिस्थिति में जीवन खुद हमें पुकारता है। अगर हम पीड़ा में हैं, तो सवाल है, क्या हम उस पीड़ा को गरिमा के साथ सह सकते हैं? अगर हम रिश्तों में हैं, तो सवाल है, क्या हम उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और प्यार से निभा सकते हैं? अगर हमारे पास काम है, तो सवाल है, क्या हम उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर सकते हैं? यानी जीवन का अर्थ हर पल बदलता रहता है, क्योंकि हर पल हमें एक नया सवाल मिलता है, और इसका जवाब हमें सिर्फ अपने कर्मों से देना होता है, न कि शब्दों से। फ्रैंकल लिखते हैं कि इंसान को यह नहीं पूछना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है? बल्कि उसे सोचना चाहिए, मेरी जिंदगी मुझसे अभी क्या चाहती है? यही सोच इंसान को जिम्मेदारी और मजबूती देती है। कैंप में भी फ्रैंकल ने यही सीखा। जब हालात असहनीय हो जाते थे, तब भी वे खुद से पूछते, क्या मैं इस दुख को ऐसे झेल सकता हूं कि इसका कोई अर्थ बन सके? क्या मैं इस अनुभव को भविष्य में दूसरों के लिए सबक बना सकता हूं? यही सवाल उन्हें टूटने से बचाते रहे। चैप्टर 9 हमें ये याद दिलाता है कि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा हमसे जवाब मांगेगा। और जब हम ईमानदारी से, साहस से और जिम्मेदारी से इसका जवाब देते हैं, तो हमारा जीवन अर्थ से भर जाता है। चैप्टर 10 लोगोथेरेपी और अर्थ की खोज। इस अंतिम हिस्से में विक्टर फ्रैंकल हमें अपनी बनाई हुई लोगोथेरेपी के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो इंसान की समस्याओं का इलाज इस विचार से करती है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ है। फ्रैंकल का कहना है कि बहुत से लोग आजादी के बाद भी भीतर से खाली और दिशाहीन महसूस करते हैं। उनके पास सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण यह है कि वे अपनी जिंदगी को किसी गहरे मकसद से नहीं जोड़ पाते। लोगोथेरेपी की जड़ यही है। अगर इंसान अपनी जिंदगी का अर्थ खोज ले, तो वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता है और हर समस्या से बाहर निकल सकता है। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन का अर्थ 3 रास्तों से पाया जा सकता है। काम और योगदान। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को फायदा हो या दुनिया में कुछ मूल्य जुड़ता है। प्यार और रिश्ते। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं और उसके लिए जीते हैं। दुख का सामना करना। जब हम अपने दर्द को गरिमा और साहस से सहते हैं और उसमें भी उद्देश्य ढूंढ लेते हैं। इस अध्याय में फ्रैंकल ये भी समझाते हैं कि दुख अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो टाला नहीं जा सकता, तो उसे सहना भी अर्थ पैदा कर सकता है। जैसे कैंप में कैदियों का दुख उनके भीतर ऐसी गहराई और समझ पैदा करता था जो किसी और तरीके से संभव नहीं थी। लोगोथेरेपी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का अर्थ कोई एक बार का जवाब नहीं है। ये हर दिन, हर परिस्थिति में बदलता है। आज आपका अर्थ आपके परिवार हो सकते हैं, कल आपका काम और किसी और दिन आपका दुख। यानी जीवन हमेशा नया सवाल करता है,
और हमें हर बार नया जवाब देना होता है। चैप्टर 10 हमें ये गहरी सीख देता है कि जिंदगी कभी भी बेअर्थ नहीं होती। अगर हमें उसका मकसद तुरंत दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। हमें बस उसे खोजने की हिम्मत करनी होती है। दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें ये याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच और जीवन के अर्थ में छुपी होती है। विक्टर फ्रैंकल ने हमें दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण मिल सकती है, अगर हम अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ लें। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, हम हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम हमेशा ये तय कर सकते हैं कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। जीवन का अर्थ हमें 3 रास्तों से मिलता है, अपने काम से, अपने रिश्तों से और अपने दुख को साहस के साथ झेलने से। यही 3 रास्ते हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। तो जब अगली बार आप मुश्किल में हो या आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, तो विक्टर फ्रैंकल की ये बात याद रखिए, अगर आपके पास जीने का कोई कारण है तो आप किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं। यही वजह है कि आज भी ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और हमें ये समझा रही है कि असली आजादी बाहर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिंदी बुक इनसाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि विक्टर फ्रैंकल की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। फिर मिलते हैं एक और किताब की गहरी सीख के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी का अर्थ ढूंढना ही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा मकसद है।